रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स में आज हम लोग रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप यानी रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप क्या है। चूँकि हमें मेजरमेंट ऑफ रिस्क समझना है, फिर रिस्क का कैसे मैनेज किया जाता है, मिटिगेशन कैसे होता है या हेजिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे रिस्क का नॉर्मली फाइनेंशियल एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके ना प्राप्त होने का या उससे कम प्राप्त होने का जो संभावना है उसी को ना रिस्क कहते हैं। यानी रिस्क रिप्रेजेंट लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाँ, ड्यू टू वेरिएंस, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स दैट में भी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक जो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक आदि बताए थे। तो पहले हम लोग देखें कि रिस्क और रिटर्न का संबंध क्या है। इसमें रिटर्न पहले समझना है, रिस्क को तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है रिस्क, कितने प्रकार का। नाउ मीनिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न implies monetary benefits which is received or likely to be received from an unit of investment made in financial assets. I think यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स में यानी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स के अपने रिस्क उठाने की क्षमता और उससे मिलने वाला बेनिफिट के संबंध में नहीं है। जो एक्चुअली रिसीव करना, अगर डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स आदि में से कोई परचेज करते हैं तो देखना होता है इन्वेस्टमेंट को दो क्लास में आप रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। एक फिक्स्ड इनकम वाला, आप डिवेंचर है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना है, कूपन रेट लगा रहता है। आप प्रेफरेंस शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो कितना परसेंट डिविडेंड इस पर कैपिटल पे मिलने वाला है वो भी उसमें लगा। 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर में भी 9%, 10%, 6% डिवेंचर्स। तो यानी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हैविंग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सिक्योरिटीज हैविंग वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न। तो जितने भी प्रकार के डेप्स इंस्ट्रूमेंट हैं, डेप्स माने ऋण वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, और प्रेफरेंस शेयर, ये सब के सब मोस्टली फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला होता है। कितना परसेंट उस पर रिटर्न मिलना है कैपिटल पे वो पहले से डिटरमाइंड होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर वह पहले से डिटरमाइंड नहीं होता। That depends on lots of factors and the rate of return decided by the board of directors of the firm as per the firm's dividend policy. Lots of factors are required to be considered while deciding the rate of dividend payable to equity shareholders by the board of directors of the company. But here I am talking about actual जो return है, अगर उसको देखें तो दो रूप में उसे प्राप्त होता है किसी भी इन्वेस्टर्स को। एक डिविडेंड रूप में या इंटरेस्ट रूप में इनकम मिलता है। जब भी इनकम का बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसी पर्टिकुलर पीरियड में मिलने वाला रिटर्न का बात करते हैं। तो पर्टिकुलर पीरियड अगर हम लोग एक 12 मंथ्स का ले लें तो हर एक साल के अंत में 12 मंथ्स के बाद हमें या तो डिवेंचर्स या डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट जो भी है उस पर एक सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट प्राप्त होगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त होगा। अगर इक्विटी शेयर है तो फिक्स्ड नहीं, फिक्स भी हो सकता है, ये वेरिएबल रेट से डिविडेंड प्राप्त होगा। इसीलिए हमने कहा कि इनकम रिसीव्ड जो भी होता है वह दो फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट फॉर्म में या डिविडेंड फॉर्म में, एंड दैट मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल। ओके, अब दूसरा जो इनकम है वह एप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एसेट। जिस शेयर में, जिस सिक्योरिटी में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका प्राइस वर्ष के प्रारंभ में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो था सो, और जिस समय डिविडेंड मिला साल के अंत में
उस समय उसका मार्केट प्राइस क्या है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्राइस एप्रिसिएट कर गया हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि प्राइस डेप्रिसिएट कर गया हो मार्केट में। प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस। तो एप्रिसिएशन पॉजिटिव है, डेप्रिसिएशन निगेटिव है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज वेरिएबल, यह कभी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन किसी एक फर्म या इन्वेस्टर के कैपेसिटी के बियॉन्ड है। बहुत सारे फैक्टर्स के कारण प्रभावित होता है मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार से रिटर्न का दो रूप हुआ, एक इनकम के रूप में जो सालाना पीरियोडिकल इनकम आप कह सकते हो, और दूसरा प्राइस में जो चेंज आया, इन्वेस्टमेंट के प्राइस में जो चेंज आया उस रूप में। अगर प्राइस एप्रिसिएट किया तो बेनिफिट मिला, प्राइस डेप्रिसिएट किया तो लॉस हुआ। ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, और कभी स्थिर नहीं हो सकता, वो ऑलवेज वेरिएबल होता है। फिर आगे हम लोग देखें, राइट डाउन प्लीज। Here it is clear, return is always ascertained for a particular related to a particular period of time, usually one year, है ना। Here total return is equal to income received at the end plus minus price change in at the end. Price change is equal to price of investment at the end minus price at the beginning. है ना। तो चेंज इन प्राइस प्लस पॉजिटिव यानी एप्रिसिएशन और निगेटिव डेप्रिसिएशन। द रेट ऑफ return is equal to
टोटल रिटर्न रिसिव्ड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग। तो आपने देखा कि जब कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न की हम कल्पना करेंगे तो वह किसी न किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या रिटर्न मिल सकता है या मिला है वो देखा जाए, यानी पीरियड का परसेप्शन उसमें रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि हेयर इट इज़ क्लियर रिटर्न इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। एक साल में हम लोग रिटर्न देखते हैं, सालाना रिटर्न देखते हैं। तो टोटल रिटर्न का 2 ही रूप है, एक जो डिविडेंड या इंटरेस्ट फॉर्म में साल के अंत में प्राप्त होता है, वर्ष के अंत में, और दूसरा साल के अंत में वर्ष के प्रारंभ से जितना अधिक या कम मार्केट प्राइस बढ़ता और घटता है। अगर मान लीजिए 1000 मार्केट प्राइस था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आफ्टर एंड ऑफ द ईयर उसका मार्केट प्राइस बढ़ करके 1200 हो जाता है, तो एप्रिसिएशन इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 200 का। तो ये कैपिटल गेन फॉर्म में रिटर्न माना जाता है, इसको हम लोग कैपिटल गेन रिटर्न कहते हैं। यानी एप्रिसिएशन जो है वह गेन है और ये डेप्रिसिएशन है, लॉस है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर मान लीजिए कोई फर्म जो है इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 में परचेज किया था, है ना, 50,000 में परचेज किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट पे था। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर आई विल गेट 5,000 एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगर उस 50,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट था वर्ष के शुरू में, उसका वैल्यू बढ़ करके 60,000 हो जाता है, तो ये चाहूँ मैं तो उस समय बेच करके कैपिटलाइज कर लूँगा तो 60,000 रुपीज़ मिलेगा। साल के अंत में मार्केट प्राइस उसका 60,000 है, तो मैं चाहूँ तो उसको बेच करके 60,000 रियलाइज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब 10,000 मेरे कैपिटल जो इनिशियल 50,000 का था उसमें अप्रिसिएशन 10,000 का हुआ, इट विल बी गेन टू मी। तो टोटल रिटर्न अगर देखा जाए साल भर के अंदर तो 5,000 return has been received in the form of interest, that was 10% on 50,000, and 10,000 in the form of capital appreciation or capital gain, that may be in negative। अगर मार्केट प्राइस 60,000 के बजाय 45,000 हो जाए तो 5,000 का लॉस होगा, और उस दशा में दोनों मिलाकर के 5,000 इनकम रिसीव किए, 5,000 लॉस बियर करना पड़ रहा है कैपिटल डिप्रिसिएशन के रूप में, तो इनकम नील हो सकता है। तो ये संभावना है। तो इसलिए टोटल रिटर्न का मतलब ही होता है इनकम रिसीव्ड एट द एंड एंड प्लस माइनस प्राइस चेंज एट द एंड। तो प्राइस ऑफ मतलब यहाँ प्राइस इन्वेस्टमेंट प्राइस है, यू में से इन्वेस्टमेंट प्राइस चेंज एट द एंड। तो ये प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट और बिगिनिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस होगा वो प्राइस चेंज कहलाएगा। और ये चेंज इन प्राइस 2 रूप में, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रूप में होगा। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न फाइनली निकालेंगे तो जो चेंज इन प्राइस टोटल रेट ऑफ रिटर्न है उसको और कंपेरिजन करेंगे किससे, जो इनिशियल प्राइस था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो जितना रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इतना %। इसको हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा और स्पष्ट कर सकते हैं।
ये शेयर दिख रहा, और तो सपोज ये जो फैक्ट्स है वो मिस्टर एक्स के इन्वेस्टमेंट से डेटा लिया गया है, इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स हु हैड इन्वेस्टेड इन 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग कितना था? 15 रुपीज पर शेयर, और डिविडेंड रिसिव्ड 25,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड मार्केट प्राइस डिविडेंड देने के बाद जो कंपनी का मार्केट प्राइस साल के अंत में था, वर्ष के अंत में, वो है ₹20 पर शेयर। तो आप देखें टोटल प्राइस तो price of total investment, price of investment at the beginning बराबर क्या हो जाएगा? कितना शेयर्स है? 5000 शेयर्स है, इनटू कितना रुपया एक शेयर का प्राइस है? 15 is equal to ₹75,000. Now price of investment at the end दिखाई दे रहा है ना? Price of investment at the end is equal to 5000 shares into ₹20 is equal to ₹1 lakh. Total appreciation in price of investment is equal to ₹1 lakh minus 75,000 is equal to ₹25,000. Now dividend income
received is equal to 5,000 into rupees, already given here, rupees 25,000. Therefore, rate of return is equal to rate of return is equal to 25,000 plus 25,000 divided by 75,000 into 100 is equal to, चूँकि 25,000 का डिविडेंड रिसीव्ड है और 20 रुपीज़ पर शेयर मार्केट प्राइस एंड का है, तो 5,000 शेयर्स का टोटल मार्केट प्राइस 1 लाख हुआ और इनिशियल प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15 रुपीज़ था, तो 5,000 शेयर्स का 75,000 हुआ। तो इनकम रिसिप्ट यानी डिविडेंड रिसिप्ट प्लस प्राइस एप्रिसिएशन टोटल रिटर्न हुआ डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 75,000 इज इक्वल टू 50,000 into 100 by 75,000 कितना परसेंट हो जाएगा? 66.67%।